नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। और हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य की भाषा की। जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। हमने देखा कि जो भाषा है उसको दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आकृति मूलक और दूसरा पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। फिर हमने देखा कि जो पूरे विश्व की भाषा है उसको चार भागों में बांटा गया है, चार भूखंडों में बांटा गया है। पहला है यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिकी भूखंड। और इनके अंतर्गत भी विभाजन किए गए हैं। वहीं हम देखेंगे आज की जो हिंदी का उद्भव है, हिंदी भाषा का उद्भव, वह हमें किस रूप में देखने को मिलता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्या है, विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है। जैसा एक दंपत्ति से उत्पन्न संतानें एक ही परिवार की कही जाती हैं, उसी प्रकार एक भाषा से निकली भाषाओं और बोलियां भी एक परिवार की कहलाती हैं। इन भाषाओं के परिवारों के बंटवारे के दो आधार हैं। जैसे एक माँ के जितने भी बच्चे होते हैं वह एक ही परिवार के कहलाएंगे, उसी प्रकार से इस भाषा की बात की जा रही है। वहीं देखिए कि भाषिक समानता और स्थानिक समीपता, भाषिक समानता की बात की गई है और स्थानिक समीपता की बात की गई है। विश्व की भाषाओं को भिन्न भिन्न परिवारों में इस प्रकार बांटा गया है। जो पूरे दुनिया की भाषाएं हैं उनको अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से परिवार हैं। पहला है भारोपीय परिवार, जो कि सबसे बड़ा परिवार है, भाषा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और दूसरे नंबर पे आता है द्रविड़ परिवार और तीसरे नंबर पे है चीनी एवं अकाक्षरी परिवार और चौथे नंबर पे है सेमेटिक हेमेटिक परिवार, यूराल अल्टाइक परिवार और छठे नंबर पे हम देखते हैं काकेशियस परिवार, जापानी कोरियाई परिवार और मलय पॉलिनेशियल परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार और बुशमैन परिवार, बांटू परिवार और सूडान परिवार। और देखिए अमेरिकी परिवार, द्रविड़ परिवार यहाँ लिखा हुआ है। तो टोटल 13 परिवार हैं और हमें इन 13 परिवारों को जानना है, जिसमें से भारोपीय परिवार को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा से जुड़ा जो भी भाषा परिवार है वह भारोपीय भाषा परिवार है। चलिए चर्चा करते हैं। इन विभिन्न परिवारों की विस्तार से चर्चा करना हमारा अभिष्ट नहीं है। फिलहाल अभी हम ज़्यादा गहराई से सभी परिवारों की चर्चा नहीं करेंगे। अभी केवल हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हाँ कितने परिवार है, पूरे विश्व में किन किन आधारों पर बांटा गया है। अभी हम केवल इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, अतः केवल इतना जान ले कि हिंदी भाषा का संबंध भारोपीय परिवार से है, क्योंकि भारत से लेकर लगभग पूरे यूरोप में बोले जाने के कारण इस परिवार को भारोपीय कहते हैं। इसका क्षेत्र एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, सोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि तथा अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भागों तक फैला है। तो ये जो भारोपीय परिवार है केवल भारत में ही नहीं, यूरोप के भी विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसीलिए जो भारोपीय परिवार है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। विश्व में जितने भी भाषाई परिवार हैं उनमें से भारोपीय परिवार सबसे अधिक बड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से वह विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। इस भाषा परिवार में बोलने वालों की संख्या अन्य भाषा परिवारों की अपेक्षा अधिक है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भाषा परिवार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, आबादी इसी भाषा परिवार में हमें देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा क्षेत्र भी हमें इन्हीं परिवारों ने घेरा हुआ इस धरती पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार में साहित्य रचना सबसे अधिक हुई तथा इसकी बोलियों का अध्ययन विश्लेषण भी सबसे अधिक हुआ। इस भाषा परिवार के विद्वान पाणिनि, भर्तृहरि, ब्लूमफील्ड तथा चॉम्स्की आदि ने भाषा के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया है। इस परिवार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है।
केंतुम और सतम। देखिए केंतुम और सतम दोनों का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो केंतुम यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 100। सतम यह शब्द अवेस्ता का है, इसका भी अर्थ 100 ही है। केंतुम के अंतर्गत आने वाली भाषाएं केल्टिक, आयरिश, स्कॉच, जर्मनी, अंग्रेजी, स्वीडिश, लैटिन, इतालवी, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि है तथा सतम के अंतर्गत आने वाली भाषाएं स्लाव, रूसी, बल्गेरियन, पोलिश, ईरान, फारसी, ताजिक, भारतीय संस्कृति, पाली, प्राकृत, हिंदी, असमी, गुजराती, बांग्ला और मराठी आदि हैं। भारोपीय परिवार की इन भाषाओं को कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। देखिए भारोपीय परिवार की भाषाओं को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या भारोपीय परिवार हो गया, इसको हमने 2 वर्गों में बांटा, केंतुम और सतम। दोनों का मतलब क्या है, 100 है। संस्कृत में जो सतम होता है उसका मतलब 100 है, और वहीं कैंटुम जो लैटिन है, इंग्लिश का जो वर्ड है कैंटम, तो इसका मतलब क्या होता है, सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है 100। तो देखिए इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसका विभाजन किया गया है, रूसी, आर्मीनियम और भारतीय ईरानी, इन 3 भागों में बांटा गया है इसको। फिर देखते हैं कि जो भारत ईरानी है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ईरानी, दरद और भारतीय। हमें इन्हीं को पढ़ना है, भारत ईरानी शाखा को पढ़ना है जिसमें ईरानी, दरद और भारतीय आते हैं। और ईरानी में कौन कौन सा आएगा, फारसी आएगा, ताजिक आएगा, पश्तो आएगा और आदि जैसी भाषाएं आएगी। वहीं दरद में कश्मीरी भाषा आएगी, शीणा भाषा आएगी और भी भाषाएं इसमें आएगी। वहीं भारतीय में संस्कृत आएगी, भारतीय आर्य भाषा आएंगी जो हम बोलते हैं। तो ये सभी भाषाएं जो हैं इसके अंतर्गत आएंगी। वहीं देखें, माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लगभग आर्य भाषा आ चुका था। इसका अर्थ यह है कि भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ इतिहास 1500 ईसा पूर्व से लेकर 21वीं सदी तक फैला हुआ है। हजारों वर्षों के इस लंबे काल को समझने की सुविधा की दृष्टि से वर्गों में निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक। देखिए 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं इन भाषा मतलब समझने के लिए, जो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के नाम से हम जिसको जानते हैं। प्रथम प्राकृत पाली को कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को कहते हैं, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, और तीनों का जो समय है, पाली का समय कब से कब तक है, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक। जो आधुनिक भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा हम जिसको कह रहे हैं, जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका जो समय है 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। वहीं देखिए क्या है, विद्वानों का विचार है कि आर्य कई दलों में भारत आए और उनके साथ ही भारत में भारतीय आर्य भाषा बोली जाने लगी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 मुख्य रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है, यही भारत अवेस्ता से मिलती जुलती थी। ये जो ऋग्वेद की भाषा जो है अवेस्ता की भाषा से मिलती जुलती है। वहीं वैदिक भाषा का काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तथा ब्राह्मण काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा साहित्यिक संस्कृत काल 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल को छोड़कर शेष ग्रंथ की भाषा पर्याप्त प्राचीन है। ब्राह्मणों और उपनिषदों के कुछ अपवादों को छोड़ दे तो पाएंगे कि भाषा उपरोक्त विकसित होती चली गई। वैदिक संस्कृत का पुराना रूप उस समय का है जब आर्य पंजाब एवं उसके आसपास के प्रांतों में
आए तथा विकसित रूप तब का है जब आर्य मध्य प्रदेश की ओर बढ़े। देखिए शुरुआत में जो आर्य हैं वे पंजाब से आते हैं, तो उनका जो शुरुआती अवस्था है आर्य भाषा का, वो शुरुआती अवस्था में उस समय देखने को मिलता है। लेकिन जब वे मध्य प्रदेश के अंदर चले जाते हैं, मतलब थोड़े समय बाद, तो जो उनका विकसित रूप है, भाषा का विकसित रूप हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, मध्य प्रदेश से पूर्व की ओर गए तब का वैदिक संस्कृत का एक अन्य रूप भी उपलब्ध है। वैदिक संस्कृत का जो रूप आज उपलब्ध है उसे उस काल की बोलचाल की भाषा या बोली के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन बोलचाल की भाषा के वे साहित्यिक रूप हैं। लौकिक संस्कृत को ही देव भाषा भी कहा जाता था। लौकिक संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता था। संस्कृत उत्तरी भारत में संयुक्त शैली पर आधारित थी, अतः उस समय लगभग 3 बोलियां उत्तरी, मध्य देशीय और पूर्वी प्रचलित थी। लौकिक संस्कृत का आधार उत्तरी भारत की बोली को माना गया है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में इसका प्रयोग 5वीं सदी पूर्व या उससे भी बाद तक होता रहा, किंतु उत्तरी भारत के आर्य भाषा भाषियों में कई बोलियां जन्म ले चुकी थी, जो आगे चलकर विभिन्न प्राकृतों, अपभ्रंशों एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के जन्म का कारण बनी। पाणिनि ने, जो स्वयं उत्तर भारत के निवासी थे, 5वीं शती ईसा पूर्व के आसपास इस भाषा को व्याकरणबद्ध किया। संस्कृत नाम उसी काल की देन है। जो संस्कृत नाम है, जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, उसको व्याकरणबद्ध, मतलब उसको ग्रामेटिकली सही करने का काम जो किया है वह पाणिनि ने किया है 500 ईसा पूर्व में। और जो संस्कृत नाम दिया है उसको, वह नाम भी 500 ईसा पूर्व में पाणिनि के द्वारा ही दिया गया है, और उसी काल में हम संस्कृत भाषा या संस्कृत के नाम से परिचित होते हैं। और देखिए, तो ये सभी चीज़ें जो हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में सहयोगी रहीं। कैसे, मतलब हिंदी भाषा का विकास धीरे धीरे क्रम अनुसार हो रहा है। संस्कृत के, मतलब हम देखेंगे कि जो इसके आगे हम देखेंगे कि जो हिंदी की उपबोलियां हैं और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वह कैसे विकसित हुई और उनमें कैसे हिंदी का जो प्रयोग है बढ़ता चला गया। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको PDF ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे PDF वहाँ पे मैंने मतलब उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत या दुविधा नहीं होगी। तो साहित्य गुरु टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट शब्द, जो हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द हैं, तथ्य हैं, उनसे आपको मैं शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। और जो लॉन्ग वीडियो है ये आपके लिए, अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं या SOL से डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भी उपयोगी है। तो मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइए, और जो चीज़ें समझ में ना आई हो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।